कांग्रेस में शामिल हो गए राजेंद्र पाल गौतम। केजरीवाल सरकार में रह चुके हैं मंत्री। सीमापुरी के विधायक पद से भी दिया इस्तीफा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हो सकती है देरी। चुनाव में देरी हुई तो बीजेपी फिर एलजी से लगाएगी गुहार। चुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व मेयर ने आप पर साधा निशाना। मानसून का सब्जियों की कीमतों पर पड़ रहा असर। हरी सब्जियों के साथ आलू, टमाटर, प्याज के बढ़े दाम। सब्जियां महंगी होने से आम आदमी की जेब हो रही ढीली। डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। दर्द होने पर हुआ खुलासा। डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। पुलिस ने रॉबरी के मामले में फरार 5 आरोपियों को पकड़ा। लंबे समय से पुलिस कर रही थी आरोपी की तलाश। मधुविहार थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में मंत्री रह रहे राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी के साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। साथ ही उन्होंने सीमापुरी से विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। वो पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और दलित नेता के रूप में पहचाने जा रहे थे। लेकिन बीते 2 वर्ष के दौरान धर्मांतरण के मुद्दे पर पार्टी ने जिस तरह उन्हें साइड लाइन कर दिया था, इससे वह अलग थलग हो गए थे। राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस के सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि मैं सामाजिक न्याय के लिए काम करता हूं और इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो के माध्यम से पूरे देश को जोड़ रहे हैं, जबकि पिछले 10 सालों से देश में जाति और धर्म के नाम पर नफरत बांटी गई है। राजेंद्र पाल गौतम का कांग्रेस में आना पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। दरअसल अक्टूबर 2022 में गुजरात चुनाव से ठीक पहले एक समारोह में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी और कहा था कि उन्हें नहीं पूजना चाहिए। इस पर आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी खराब हो गई थी, तो राजेंद्र पाल गौतम से दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया था। इसके अलावा वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों द्वारा बौद्ध धर्म में शामिल होने पर भी उन्होंने कहा था कि यह उनकी घर वापसी है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म हमारे अपने देश का धर्म है, यह तथागत बुद्ध की शिक्षा है। उन्होंने कहा था कि जो लोग आज बौद्ध धर्म अपना रहे हैं वो अपने ही समाज में वापस लौट रहे हैं। यह संप्रदाय नहीं है, यह तथागत बुद्धि की शिक्षा है जो मैत्री और न्याय की बात करती है। दिल्ली नगर निगम में जोन कमेटियों के चुनाव के बाद अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव तभी होंगे जब सदन से एक सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि इस कारण आशंका जताई जा रही है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में देरी हो सकती है। चुनाव को लेकर जब सीसीएन संवाददाता ने बीजेपी के नेताओं से बात की तो पूर्व दिल्ली के बीजेपी से पूर्व मेयर निर्मल जैन ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी एक तरह से नगर निगम की कैबिनेट होती है। जब तक कैबिनेट का गठन नहीं होता तब तक काम करना संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मेयर तो जोन कमेटी का चुनाव नहीं करना चाहती थी, पर एलजी के हस्तक्षेप के बाद जोन कमेटियों के चुनाव हो गए और अगर मेयर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी देरी करती हैं तो हम फिर एलजी से गुहार लगाएंगे। वहीं बीजेपी से पूर्व मेयर रहे श्याम सुंदर अग्रवाल ने यहाँ पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ना तो खुद काम करना चाहती और ना किसी को काम करने देना चाहती। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की एमसीडी में सरकार थी तो जनता की परेशानियों को कमेटी में ही जिक्र करके समाधान निकालना शुरू किया गया था। माननीय उपराज्यपाल जी के आदेश के मुताबिक 12 जोनों के चुनाव हो गए हैं और 12 जोनों के अंदर जोनों के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और हर प्रत्येक जोन से स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर जो आते हैं वो आ चुके हैं। अब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है। निश्चित रूप से मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि महापौर जी को समझ दे, अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए वो तुरंत स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएं। अगर उन्होंने नहीं कराया, क्योंकि ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थायी समिति, वो कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी एक संवैधानिक कमेटी होती है। 20 महीने बीत जाने के बाद अब स्थायी समिति का चुनाव होने वाला है। नहीं, इस 20 महीनों में दिल्ली की जनता को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जितने भी बड़े फैसले हैं, दिल्ली की जनता के हित के फैसले हैं, विकास के लिए फैसले हैं, सब स्थायी समिति में लिए जाते हैं।
20 महीने तक स्थायी समिति ना होने के कारण दिल्ली की जनता का कितना नुकसान हुआ होगा, विकास करने में कितनी बाधा आई होगी। सभी निगम पार्षद जो अपने क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं हमें फंड मिले, वो फंड भी उनको नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि जब तक स्थायी समिति किसी भी फंड को अप्रूव नहीं करती, चाहे वो निगम पार्षद को मिलने वाले फंड हो, चाहे विकास कार्य में लगने वाले फंड हो, कोई भी अनुमति नहीं मिलती, विकास कार्य नहीं हो सकते। इस बार मानसून का भारी असर सब्जियों की कीमत पर पड़ रहा है। हरी सब्जी ही नहीं, आलू, टमाटर, प्याज भी आम आदमी की जेब ढीली कर रहा है। थोक बाजार से खुदरा बाजार पहुंचते सब्जियों के भाव दोगुने हो रहे हैं। सब्जियां महंगी होने से आम आदमी के घर का बजट बिगड़ रहा है। बता दें, अब फिर से आलू, टमाटर, प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है। अब खुदरा बाजारों में 40 से 50 रुपए बिकने वाला प्याज 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं 40 से 50 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर के दाम भी 60 रुपए तक पहुंच गए हैं। साथ ही नींबू, लहसुन, टिंडा, घिया, मटर, गोभी, शिमला मिर्च के दाम में भी उछाल आया है। सभी सब्जियों की कीमत 50 रुपए किलो से ऊपर है। सब्जियों की कीमत को लेकर जब हमने दुकानदार से बात की तो उसने बताया कि मौसम का मिजाज सब्जियों पर हमेशा ही असर डालता है। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में कई सब्जियों की फसल खराब हो रही है, उसके कारण सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और बरसात के मौसम में सब्जियों की कीमतों के कम होने की कोई आसार नहीं है। अभी जी अदरक, लहसुन, नींबू, इधर प्याज का रेट बढ़ गया। नहीं, 70 रुपये लास्ट ही हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही बढ़ा है, पहले 60-85 था। पीछे से मान कम आएगा तो महंगा हो ही जाएगा। हाँ, बारिश का मौसम तो तक महंगा होगा ही। सर्दी आएगी सस्ता हो जाएगा। तो घटता बढ़ता रहता है या नहीं? नहीं, घट बढ़ सकता है, घटता नहीं। कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, यही चलता है। मटर 200, गोभी 100 रुपये किलो, सब रेट वही 40-50, 40-50। हाँ, नहीं आ रहे हैं, खरीदारी तो हो ही रही है, लेकिन थोड़ा अदरक, लहसुन ज़्यादा भाव बढ़ गया है। हाँ, नींबू अब तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया तो कम खरीदते, गर्मी होती तो ज़्यादा बिकता है। प्याज का दाम थोड़ा महंगा हुआ है। प्याज तो ऐसे अभी 60 रुपये बिक रहा है, कहीं कहीं 70 भी बिक रहा है। प्याज में बढ़ोतरी है। टमाटर वही 50 से 60 तक। पहले 40-50 था, 50-60 हो गया, 10 रुपये का बढ़ती है। बैगन वगैरह महंगा नहीं है, बैगन तो 60 रुपये किलो ही है, पहले से ही है। टिंडा 100 रुपये किलो है। घिया 40-50, महंगा तो होगा ही होगा। देश में आदमी खाने वाला ज़्यादा होगा तो क्या होगा, संख्या ज़्यादा बढ़ेगा, क्या होगा। हाँ हाँ, बरसात में जैसे कि जो मटर कम आएगा, महंगा हो गया है। सर्दी आएगा तो 50 से 60 रहेगा। अभी मटर 200 रुपये किलो है। गाड़ी कभी फंस गया ना, तो कहीं रास्ते में बारिश हो गया, गीला हो गया तो उसका नुकसान हो जाता है। जैसे नींबू ज़्यादा महंगा है, खाली बरसात से। नींबू तो लोग खा रहे हैं, जिसको लेना है मान लीजिए आधा किलो आई, 1 पाव तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। अदरक भी महंगा है। नया वाला अदरक सस्ता है, पुराना अदरक महंगा है। पुराना वाला है 80 की पाव, यानी कि 320 रुपये किलो है। क्वांटिटी देखिए, सबके अपना अपना सोच है। सोच नहीं है, जिसका अपना बजट है, जिसको बजट है उसको तो कोई अंतर नहीं है, जिसका बजट कम है उसका तो अंतर है। सब्जी के रेट जैसे प्याज महंगी हो गई, टमाटर का थोड़ी सी रेट बढ़ गया है। टमाटर भी 60 रुपये किलो बिक रही है। प्याज 60 जैसे 70 बिक रहा है। इसके भी कोई भरोसा नहीं है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। स्वामी दयानंद अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया। बता दें, परिजनों का आरोप है कि करीब महीने पहले स्वामी दयानंद अस्पताल के 2 चिकित्सकों ने डिलीवरी के दौरान सर्जिकल दस्ताना महिला के अंदर ही छोड़ दिया था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। पीड़ित परिवार जगतपुरी एक्सटेंशन इलाके में रहता है और देवकी ने बताया कि जुलाई में उन्होंने अपनी बहू लक्ष्मी की डिलीवरी स्वामी दयानंद अस्पताल में कराई थी। डिलीवरी नॉर्मल हुई थी। इसके बाद से लगातार पीड़िता को दर्द और दूसरी समस्या रहती थी। पीड़िता की जांच में लापरवाही का खुलासा हुआ। वीरवार को जब वे स्वामी दयानंद अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने उनसे बात करने से मना कर दिया और भगा दिया। इसी को लेकर डॉक्टर नरोत्तम दास का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, ग्लव्स रहने का कोई मतलब नहीं है। जांच के लिए महिला को बुलाया गया था, लेकिन परिजन बदसलूकी करने लगे। कमेटी को जांच के निर्देश दिए गए। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। हाँ, इस संबंध में मैं अभी तो एक इंटरनल इंक्वायरी के लिए दे दिया। मेरे पास खबर आया था, कल मैं हेडक्वार्टर मीटिंग में व्यस्त था, उस दौरान ये बात मुझे किसी मीडिया से पूछताछ हुई थी, तो मैंने बताया था कि इंटरिम रिपोर्ट जो हमने गायनी HOD से लिए हैं, इस पेशेंट में कोई ऑपरेशन नहीं किया गया था, ये नॉर्मल डिलीवरी केस था। जुलाई 7-8 की केस है। यहाँ एडमिट हुई थी पेशेंट और डिलीवर करके फिर घर चली गई थी। 2 दिन में जैसे 11 को छुट्टी हो गई थी। और अगेन कल जो बात हुई है, उनके सिर्फ रिलेटिव्स आए थे ये एलिगेशन के साथ कि इसकी जो है
कुछ ऐसे चीज़ें पेट में रह गया, अल्ट्रासाउंड हुआ, जबकि इनको पूछा गया भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाओ, तो अल्ट्रासाउंड तो नहीं लाए थे। और इसमें जायज़ है कि अल्ट्रासाउंड में कैसे आ सकता है जब ओपन ही नहीं हुआ एब्डोमेन, यानी कि जो पेट खुला ही नहीं गया। नॉर्मल डिलीवरी में पेट नहीं खुलता है, नॉर्मल बर्थ कैनाल के अंदर कुछ रह गया। 2 महीने के बाद आके बता रहे हैं, कोई प्राइवेट क्लिनिक में जाके दिखाए होंगे, कुछ इन्फेक्शन मिला है इनको, ये ज़रूर यही बताया कार्ड के हिसाब से। तो उसको हमने भी कहा था पेशेंट को लिए ये हम जांच कर लेते, क्या प्रॉब्लम था हम देख लेंगे, बट स्टिल वो माने नहीं उस बात को। और हम ये हमारे जो भी डॉक्टर थे उनसे थोड़ा ऐसे आर्गूमेंट वगैरह करने लगे और फिर यहाँ से चले गए। यहाँ तक यही रिपोर्ट मेरे पास आया है। दिल्ली पुलिस की शाहदरा जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने 5 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अकेले 4 फरार आरोपियों को गीता कॉलोनी थाना पुलिस की टीम ने अरेस्ट किया, तो एक आरोपी को MS पार्क थाना पुलिस ने गिरफ्त में लिया। गीता कॉलोनी पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्त में लिया है उनकी पहचान सलीम, हुमा, राशिद बेगम और साहिल के रूप में हुई है। इन सभी के खिलाफ मधुविहार थाने में 2017 में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। शाहदरा DCP सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आए चारों आरोपी मधुविहार IP एक्सटेंशन के रहने वाले हैं। इन सभी के खिलाफ मधुविहार थाने में कई मामले दर्ज है, जिसमें लंबे समय से फरार चलने के चलते इनको 20 अगस्त 2024 को अदालत ने फरार घोषित कर दिया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन सभी आरोपियों ने मिलकर शिकायतकर्ता यानी आरोपी सलीम की पत्नी की हत्या करने का प्रयास किया था। मुकदमे के दौरान वे फरार हो गए थे और अलग अलग किराए के मकानों में छिपकर रहने लगे। पुलिस को काफी प्रयासों के बाद एक आरोपी का मोबाइल एक्टिव मिला। इसके बाद फोन नंबर को सर्वेलांस पर लगाया गया, जिसके जरिए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गीता कॉलोनी के चाचा नेहरू हॉस्पिटल के पास की सड़क पिछले कई साल से जर्जर पड़ी है, जिस पर प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ बरसात हो या नहीं, हर समय सड़क पर पानी भरा रहता है। साथ ही सड़क की हालत भी बेहद जर्जर है और सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जो कि हादसों को दावत दे रहे हैं। यहाँ पास में ही चाचा नेहरू हॉस्पिटल है, जिससे यहाँ से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। सड़क जर्जर होने के कारण उन्हें भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस पर राहगीरों का कहना है कि सड़क पर हमेशा पानी भरा रहता है, जिससे लोग गिर भी जाते हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। वही समस्या पर इलाके के विधायक SK बग्गा का कहना है कि जल्द ही इस सड़क को बनाने का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी बरसात का समय है। ऐसे में खुदाई का काम करने से समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। हालत बहुत बुरी है यहाँ के, जो प्रशासन है बिल्कुल ध्यान नहीं देता। सड़क की तो बहुत बुरी बात है। मैं गीता कॉलोनी में ही रहता हूँ। नियर बाय हमारा पानी पिछले 1.5 महीने से गंदा आ रहा है। ऐसा पानी आ रहा है जैसे गटर का पानी वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो भी यहाँ के बग्गा साहब है उनको कितनी बार कंप्लेन जा चुकी है, बट कोई एक्शन नहीं ले जा रहा। गड्ढे दिन रहे फिलहाल तो गड्ढे पानी मैं खड़ा हूँ तो मुझे लग रहा है कोई मेरे ऊपर छींटे न डाल दे, तो मुझे खुद हटना पड़ेगा यहाँ से। मैम बहुत परेशानी होती है आने जाने में। यहाँ से कोई भी निकल जाए, गिर जा, गड्ढे हो रहे हैं, पानी के अंदर दिखते नहीं किसी को। स्पीड में आते हैं, छींटे अलग आती है। जो स्कूल के बच्चे निकलते हैं उनके साइड की वजह वो बीच से जा रहे हैं, सब बीच सड़क से जा रहे हैं। अभी कोई दुर्घटना जाए, पीछे से कोई कार ठोक दे या ब्रेक फेल हो जाए अचानक, या ब्रेक नहीं लगे तो ठुक जाए, उसको एक्सीडेंट हो जाए। पानी आज बारिश का भरा है या कब का है? ये बारिश का तो होता है, प्लस पर डे और पानी होता है। ये आगे पेट्रोल पंप का पानी छूटता है, स्कूल का पानी छूटता है, जितना साफ सफाई का छूटता है वो यहीं आता है। यहाँ के जो है नाले जाम है। देखिए, जो एजेंसी रोड कटिंग का काम करती हैं उसको परमिशन लेनी होती है, ऐसी चीज़ें उसको पैसे यहाँ होते हैं। तो ये मसला मैं कमिश्नर को लिखी हुई है कि मेरी विधानसभा में कितने लोगों ने आपको अप्लाई किए हैं, काम ये करते नहीं, अपना काम किया छोड़ के भाग जाते हैं। जल बोर्ड का ये काम है, तो इसलिए मैं बीच में बात हुई अभी, उसमें करवा रहा हूँ इसको। बरसात के दिन बरसात हो जाए, अभी कर लिया, बरसात से सारा ख़राब होगा। तो नेक्स्ट वीक इसको मैं खुद जाऊँगा वहाँ पर, जैसे टाइम दिया मैंने, चाहे मेरे को अपनी फंड करानी पड़े मैं करूँगा इसको। और जो पैसा दिया मैंने M3 ने वो वापस करें या उसके बाद काम करें। तो जो साइड में नाले उनकी भी सफाई नहीं होती, वो तो सफाई की जा सकती है। ये है सारी जिम्मेवारी BJP उसकी M3 की। निकम्मे हैं सारे पार्षद इनके, सब पैसे खाने के अलावा कोई काम नहीं इनको। कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, बस ब्लेम लगाएंगे कि हमारा पैसा नहीं है, पैसा नहीं देते हैं। अरे पैसा किस लिए दें आपको? जो सरकार से टैक्स लेते हैं, आप हाउस लेते हो, कहाँ जाता है वो पैसा? तो दे दो पब्लिक को, कहाँ जा रहा है पैसा? दिल्ली सरकार का बजट कितने लाख करोड़ का बजट है, अभी भी सरप्लस हमारा पैसा है। हम तो लगाना चाहते हैं ऐसे होते। इनके अंदर दर्द होता है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, तो ये बर्दाश्त नहीं है इनके ऊपर। बाकी जो आपने समस्या बताई मेरे को, उसकी कंप्लेंट आती है मेरे पास, उन्होंने जैसे बात भी कर रखी है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि हफ्ते 15 दिन में पक्का बिल्कुल। और मैं बुलाऊँगा आपको सुबह, दोबारा होगा काम बुलाऊँगा, आपके सामने करेंगे।
एमसीडी की राजनीति बहुत ही अलग है, इसलिए हमेशा ही चर्चा में रहती है। जोन चुनाव के बाद शाहदरा नॉर्थ जोन के नवनिर्वाचित बीजेपी से पार्षद प्रमोद गुप्ता ने अपना अध्यक्ष पद संभाल लिया, तो वहीं दूसरी तरफ शाहदरा साउथ जोन में बीजेपी के पार्षद संदीप कुमार ने कमान संभाली। जब से संवाददाता विवेक पठानिया ने दोनों नवनिर्वाचित चेयरमैन से उनके क्षेत्र की विभिन्न समस्या और उनकी प्राथमिकता जानी, तो साउथ जोन के अध्यक्ष संदीप कपूर का कहना था कि उनकी प्राथमिकता स्वच्छता है, क्योंकि एमसीडी के कर्मचारी आस लगाए बैठे हैं कि वे पक्के होंगे, इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं शाहदरा नॉर्थ के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता का कहना था कि वे पहले भी इस जोन के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनको इस जोन की नब्ज पता है। उनका साफ तौर पर कहना था कि दिल्ली में एमसीडी में बैठी सरकार और मेयर ने इस जोन के साथ सौतेलापन किया है, अब हम इस जोन को दिल्ली का नंबर 1 जोन बनाएंगे। जब हमारे संवाददाता ने दोनों अध्यक्षों से सवाल किया कि 7 महीने का कार्यकाल कम नहीं पड़ेगा, तो दोनों ही जोन के अध्यक्षों का कहना था कि मौका मिलना बहुत जरूरी है, समय सीमा जरूरी नहीं, हमें अपना काम बखूबी आता है और हम करके दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं शाहदरा साउथ जोन से चेयरमैन संदीप कपूर जी। संदीप जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप चेयरमैन पद से जीते हैं। और अब में जब पहला सवाल ये रहेगा कि क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी चेयरमैन बनने के बाद? देखिए, एक तो आपके सभी दर्शकों को प्रणाम और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्राथमिकताओं की बात करें तो सबसे पहले तो स्वच्छता प्राथमिकता है, क्योंकि काम देना तो आसान होता है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। और पिछले 20 महीने में हमने देखा कि जितनी भी कमेटियां थी बनी नहीं थी और कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी ऑफिस में नहीं बैठ पा रहा था। अब जब जोन चेयरमैन बन गए हैं, पूरी टीम बन गई है, तो हमारा सबसे पहला काम होगा जो जो काम हो रहे हैं उनकी निगरानी करना, कितना काम दिया, कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, डेली की रिपोर्ट लेना, जिससे कि जो कर्मचारी और जो अधिकारी इस काम में लगे उन्हें भी लगे कि जवाबदेही उनकी है। तो जवाबदेही पहले तो निश्चित करना। दूसरा, पार्कों की व्यवस्था बहुत बुरी है, बजट नहीं है, माली नहीं है, इस व्यवस्था को ठीक करना। सड़कों पे आवारा जानवर बहुत बड़ी संख्या में घूम रहे हैं, तो उनके लिए ट्रकों की व्यवस्था नहीं है, गौशालाओं की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए ऊपर बात करना। इसके साथ साथ डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए अभी तक फॉगिंग शुरू नहीं हुई है, तो ऊपर अधिकारियों से बातचीत करके दवाइयों का प्रबंध करके फॉगिंग शुरू करवाना। तो ये कुछ बेसिक प्राथमिकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी बहुत समय से जो कच्चे कर्मचारी हैं पक्का होने की बाट जो रहे हैं, उनकी फाइलों को चेक करना। करुणा मूलक आधार पे बहुत सारे कर्मचारियों की फाइलें गई हैं, उन फाइलों को चेक करके उनको लेटर इशू करना। जो कर्मचारी कच्चे हैं जैसे डीबीसीज हैं जो कि अब एमटीएस हेल्थ हो गए हैं, उसके अलावा माली हैं, उनकी तनख्वाहें समय से नहीं मिल रही, उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा नौकरी में, उन्हें भी देखना है। तो कर्मचारी अगर संतुष्ट रहेगा तो जनता के काम कर पाएगा, और जो जनता के काम कर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग उन अधिकारियों की, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। नॉर्थ के जो साउथ में अभी चेयरमैन आए हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत बधाई हो सीजन की ओर से। पहला सवाल यही रहेगा सर, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या आप इजाफा करेंगे? देखिए, इस जोन के अंदर 2 बार मुझे 2017 और 18 में चेयरमैन रहने का सौभाग्य पहले भी प्राप्त हुआ है। ये जोन दिल्ली के स्पेशल जोन में मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से है, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा दूसरे राज्यों से लगता हुआ है, बहुत घनी आबादी है, क्लोज एरिया है। मगर पिछले 2 वर्षों से जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की मेयर है, इस जोन के साथ भेदभाव किया गया है। ये जोन उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर दुगनी ताकत के साथ इस जोन के अंदर काम करने की आवश्यकता है। मैं पहले के आधार पर देख रहा हूँ कि सफाई व्यवस्था बहुत पहले से ख़राब है, पहले से अधिकारी निरंकुश हैं, आपराधिक तत्व जो हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। तो इस जोन के अंदर विशेष रूप से काम किए जाने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया। आपके माध्यम से मैं संगठन के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये समझा कि मैं यहाँ पर इसके लिए उपयुक्त हूँ। बात की जाए 7 महीने, क्या कार्यकाल छोटा हो सकता है क्या? देखिए, कार्यकाल जो भी मौका मिला है, अपना एक एक दिन, एक एक मिनट हमारा सिर्फ एक आधार पर चलेगा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। बिना किसी भेदभाव के सिर्फ एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है कि इस जोन को साफ सुथरा और भेदभावपूर्ण रखना है। इस जोन के साथ बहुत भेदभाव हुआ है, 2 वर्ष से मैं भुगत रहा हूँ, देख रहा हूँ। इस जोन को चुन कर इस जोन के अंदर अधिकारियों को ट्रांसफ़र करना, इस जोन के कामों को रोकना या व्यवधान डालने का प्रयास किया गया है।
अब हम सारे 35 के 35 पार्षद इस जोन के मिलकर इस जोन को दिल्ली का नंबर 1 जोन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नॉर्थ से जो प्रमोद गुप्ता हैं, जो चेयरमैन चुने गए हैं और कह रहे हैं कि 7 रुपये जो भेदभाव हुआ है वो अब मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ विवेक पठान, सीसीएन दिल्ली। शनिवार को गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिससे लेकर दुकानें भी गणेश जी की सुंदर प्रतिमाओं से सज गई हैं। इसी को लेकर दुकानदार बताते हैं कि अब ज्यादातर लोग मिट्टी की बनी मूर्तियों की डिमांड करते हैं, क्योंकि ये पानी में घुल जाती है और इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। साथ ही बाजार में गणेश जी की मूर्तियां 100 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक की मिल रही है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि छोटी मूर्तियां ही घर में स्थापित करना बेहतर है, क्योंकि यमुना घाट पर विसर्जन की मनाही है, इसलिए मिट्टी की मूर्तियां ही खरीद रहे हैं। मुझे लगता है कि मैम इतना महंगाई का ज़माना है और लोग बाग कैसे ये फेस्टिवल मनाते हैं, ये तो डिपेंड उन्हीं पे करता है, क्योंकि घर चलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 100 रुपये से लेके और 7,000 रुपये तक की मूर्तियाँ गणेश जी की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ लोगों की बजट होता है खरीदने का, कुछ नहीं होता। मैं मैम एक छोटा सा सेवक ही हूँ, खंडित मूर्ति सेवा करता हूँ। मैं यही देखने आया था कि भाई कितनी कच्ची मिट्टी की मूर्तियां हैं और कितनी फाइबर और प्लास्टिक की हैं, ताकि धर्म को भी दूषित ना करा जाए और नदियों को भी दूषित ना करा जाए। ज़्यादा बड़ी भी नहीं, ज़्यादा छोटी भी नहीं, मतलब मिट्टी की ढूंढो, प्योर मिट्टी की, ताकि घुल जाए, ख़राब नहीं हो। प्लास्टिक पहले तो मिट्टी में हो जाता हम तो ऊपर ही करते, छत पे टप है हमारे पास। मूर्तियाँ लगा रखी गणेश जी की, रेट 7,000 से लेकर नीचे तक रेट है। हाँ, छोटा बड़ा साइज सब रेट में है। अभी तो कुछ दुकानदारी नहीं हो रही, काम भी नहीं हो रहा, सारा माल ऐसे रखा है। पहली तारीख से लगाई थी, नहीं काम ही नहीं है, बिल्कुल भी दुकानदारी नहीं है। अब देखते हैं कल तक क्या होता क्या नहीं होता, इस बात की तो गारंटी है नहीं। मिट्टी की भी मांगते हैं, पीओपी की भी मांगते हैं, दोनों ले जाते हैं। IQ फ्रैगनेंट मिट्टी वाली को बोलते हैं, बनी बने लाते हैं कलकत्ता से। बहुत दिक्कत होंगी, क्या करें, तो झेलना पड़ेगा। कल यानी 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाना है। ऐसे में गणेश की मूर्तियां खरीदने के लिए लोगों की जो भीड़ है बाजारों में उमड़ पड़ती है। फिलहाल हम मौजूद है विश्वास नगर में, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से दुकानें लगी हैं, किस तरीके से यहाँ पर सुंदर छोटी बड़ी हर तरीके की मूर्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और लोग यहाँ पे खरीदारी भी कर रहे हैं लगातार। लेकिन अगर बात करें इको फ्रेंडली की, तो वो बहुत कम मूर्तियाँ नज़र आती हैं। अधिकतर लोग इको फ्रेंडली मूर्ति यानी कि जो मिट्टी से बनी मूर्तियाँ हैं, जिनका विसर्जन बड़ी आसानी से हो जाता है, डिजॉल्व बहुत जल्दी हो जाती है, उसकी डिमांड लोग अधिकतर करते हैं। कई मूर्ति यहाँ पे जो है बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये मूर्तियाँ हैं सभी इको फ्रेंडली हैं और कई जो मूर्तियाँ हैं वो पीओपी के द्वारा भी बनाई गई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। सरकार ने जिस तरीके से अभी यमुना घाट पर मूर्तियों का विसर्जन पर रोक लगाई है, इसके लिए लोग अधिकतर जो है छोटी मूर्तियों की मांग ज़्यादा करते हैं। नगों से सुंदर, शीशे से जड़ित हर तरीके की मूर्ति यहाँ पे आपको नज़र आएगी। दुकानदार का कहना है कि 100 रुपये से लेकर के 7-8 हज़ार रुपये तक की मूर्तियां हैं, लेकिन अभी तक जो बिक्री है वो बेहद कम हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक या फिर कल तक जो है मूर्तियों की बिक्री अधिक से अधिक हो जाएगी और लोगों को जो फ़ायदा मिलेगा इन दुकानदारों को वो भी कहीं ना कहीं शाम तक मिलेगा, क्योंकि अभी जो है खरीदारी करने के लोग कम ही निकल रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग जो हैं 1 दिन के लिए स्थापना करते हैं, कुछ लोग 10 दिन के लिए स्थापना करते हैं, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार लोग इसकी गणेश जी की स्थापना करते हैं। ऐसे में जो बाजार है वो भी गणेश जी की मूर्तियों से सज चुके हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सौम्या शर्मा, CCN। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने हाल ही में दिल्ली के कई स्कूलों में निरीक्षण किया, जिनमें कई डमी एनरोलमेंट पाए गए। CBSE अब इन स्कूलों पर कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है। इसी मुद्दे पर जब हमने पूर्वी दिल्ली के कई स्कूल के टीचर्स से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि डमी एनरोलमेंट एक तरह से वो स्टूडेंट है जिन्होंने स्कूल में दाखिला तो ले लिया, लेकिन स्कूल में ना ही उनकी अटेंडेंस लगती है और ना ही वो किसी एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं। इस बीच ये स्टूडेंट्स दूसरी परीक्षा जैसे JEE या फिर नीट की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ छात्र परिवार या सोसाइटी के दबाव में आकर नीट जैसी परीक्षाओं की छोटी उम्र में ही तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके कारण छात्र डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए जो चंद पैसों के लालच में स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में धकेल रहे हैं। अभी मुझे पता चला है कि कुछ CBSE के द्वारा कुछ 25 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया जहां डमी बच्चे पढ़ने का संशय था। इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि डमी विद्यालय में इस प्रकार के डमी बच्चों को नहीं एडमिशन देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार बच्चों का भविष्य खराब होने का खतरा रहता है। और मेरी स्वयं भी इसके पक्ष में हूँ, मैं शिक्षक होने के नाते कि इस प्रकार के स्कूल में कार्रवाई होनी चाहिए ताकि गलत परिपाटी को जन्म न दिया जा सके।
7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, जिसके लिए जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज गांधीनगर के डीएवी स्कूल में गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू शिक्षा समिति विद्या भारती द्वारा किया गया, जिसमें स्कूल के वरिष्ठ टीचर ओमपाल सिंह यादव जी ने बच्चों के सामने गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ किया और गणेश जी के गुणों की चर्चा की। मंच का संचालन आचार्य आशुतोष ने किया। कार्यक्रम के बाद सभी स्कूल के टीचर्स और छात्रों ने गणेश जी के चित्र के सामने फूल भी अर्पित किए। चाहदा जिला थाना सीमापुरी के स्टाफ ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक कार की बैटरी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान ऋतिक के रूप में हुई। बता दें कि थाना सीमापुरी ने एफआईआर के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें शिकायतकर्ता निखिल पोरवाल ने बताया कि मंगलवार को बाजार में अज्ञात व्यक्ति ने उसका मोबाइल फोन चोरी कर लिया। फोन को ट्रेस करने के लिए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को केस की जांच सौंपी गई। टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि जिस व्यक्ति ने मोबाइल फोन चुराया है वह उस चोरी हुए फोन को बेचने के लिए सीमापुरी क्षेत्र में आएगा। टीम ने तुरंत जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर आरोपी ऋतिक के कब्जे से कार की बैटरी सहित मोबाइल फोन बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से 99 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 2 सिम कार्ड, 2 नेपाल बोर्डिंग पास बरामद किए गए। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी से मोबाइल चोरी के 30 मामलों को सुलझाया। बता दें, हेड कांस्टेबल विनोद गुप्ता को सूचना मिली थी कि झारखंड का एक चोरी का मोबाइल फोन गिरोह दिल्ली एनसीआर में एक्टिव है, जो साप्ताहिक बाजारों और भीड़भाड़ वाली जगहों से मोबाइल फोन चुराता है। अपराध की संबंधित धाराओं के तहत थाना क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान न्यू उस्मानपुर में छापा मारा गया और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 5 चोर और 3 रिसीवर है। पूछताछ के दौरान पता चला कि रिसीवर पप्पू कोहली अपने रिसीवर कामिल रहमान की मोबाइल फोन भेजता था। पूछताछ के दौरान आरोपी हरवेज ने खुलासा किया कि वह नेपाल और चीन जाकर खरीदे गए मोबाइल फोन बेचता था। उसने आगे खुलासा किया कि मोबाइल फोन की स्थिति और मॉडल के आधार पर वह प्रति मोबाइल लगभग 15,000 से 20,000 में बेचते थे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।